वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। देखिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, हम उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं, विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए अगर कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं मेटल्स के। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गए, सल्फर्स हो गए, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के। अब देखिए इनको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैटेगरीज के अंदर। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो सारे हमारे लस्टर्स होते हैं। लस्टर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि उनके पास शाइनिंग सरफेस होता है। जैसे गोल्ड देख लीजिए कितना ज़्यादा स्पार्कलिंग करता है, कितना ज़्यादा शाइनिंग होता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग इन नेचर होते हैं। और वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के पास कोई भी शाइनिंग सरफेस नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन। यानी कि आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है लेकिन वो लस्ट्रस है। बात करें अगर हम हार्डनेस की तो देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो सारे हमारे हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम है हमारे मेटल्स, लेकिन ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको सिंपली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट होता है वो होता है सोडियम। हम उसको ईजिली कट कर सकते हैं विद अ नाइफ। लेकिन ये किस कैटेगरीज के अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे मेटल्स की कैटेगरीज के अंदर। बात करें अगर हम नॉन मेटल्स की तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली हमारे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या होता है, कार्बन का एक ग्रुप होता है और ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट्स होता है, लेकिन ये हमारा नॉन मेटल्स की कैटेगरीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। बात करें अगर हम स्टेट्स की तो देखिए जो मेटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड शेप्स को, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड इन शेप्स में होते हैं, बट एक्सेप्ट मर्क्यूरी। देखिए मर्क्यूरी क्या होता है, आपने थर्मामीटर देखा होगा ना, थर्मामीटर के अंदर जो पारा होता है ना, उसी को मरकरी बोलते हैं। तो वो हमारा लिक्विड इन नेचर होता है। तो वो जो मरकरी है वो हमारा मेटल है, बट उसकी जो फॉर्म है वो हमारी लिक्विड इन नेचर है। तो एक्सेप्ट मरकरी बाकी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी हमारी सॉलिड इन नेचर्स की होती हैं। बात करें अगर हम नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स जनरली हमारे सॉलिड और गैसेस के फॉर्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो होता है वो जनरली हमारा हार्ड फॉर्म में पाया जाता है, बट वो जो कैटेगरी को परफॉर्म करता है वो होती है हमारी नॉन मेटल। बात करें अगर मेलेबिलिटी की तो देखिए मेलेबिलिटी क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं ना उनको जनरली हम लोग बीट करके बिल्कुल फाइन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। खाई होंगी जनरली काजू कतलीस, तो उनके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा सिल्वर की या फिर गोल्ड की एक लेयर्स चढ़ाई जाती है, तो वो क्या होते हैं, वो एक्चुअल में गोल्ड एंड सिल्वर ही होता है। तो सोच के देखिए कि उनको कितना ज़्यादा फाइन बीट किया जाता होगा जिससे वो एकदम फाइन थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हम उनको बीट करके ना बिल्कुल फाइन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कन्वर्जन किसके अंदर होता है तो देखिए एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर्स होते हैं ना उनके अंदर सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी होती है। नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे नॉन मेलेबल होते हैं, यानी कि उनको हम बीट करके थिन या फाइन शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम डक्टिलिटी की तो देखिए डक्टिलिटी नेचर क्या होता है, डक्टिलिटी नेचर का मतलब होता है जो मेटल्स होती है ना हम उनको बीट करके बिल्कुल थिन वायर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। अब कंडक्टर्स की तो देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि वो अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो होने देते हैं। इसी वजह से जितनी भी वायर्स होती है ना वो सारी हमारी मेटल्स की बनी हुई होती है। अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर और कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। वहीं अगर हम पुअर कंडक्टर्स की बात करें तो लिड और मर्क्यूरी जो होते हैं ना वो हमारे पुअर कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि वो अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है।
अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं तो आपने वायर्स देखी होंगी। वायर्स के ऊपर जो कवरिंग की जाती है ना वो हमारी नॉन मेटल की होती है, और वहीं अगर उस कवरिंग को हम रिमूव करते हैं तो अंदर से बिल्कुल थिन फाइन सी एक तार निकल कर आती है। एक्चुअल में वो जो तार होती है ना वो हमारी मेटल की होती है, यानी कि मेटल्स के ऊपर कवरिंग की जाती है नॉन मेटल्स की, ताकि हमें करंट ना लगे। बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो देखिए डेंसिटी की अगर हम बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स के होते हैं, क्योंकि उनका जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई नहीं होता है कंपेयर टू अदर मेटल्स। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। सोनोरस की अगर हम बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो एक हाईली साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से जितनी भी रिंग बेल्स होती हैं वो सारी की सारी मेटल से बनी हुई होती हैं। और अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे नॉट सोनोरस होते हैं, यानी कि उनसे एक साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे हमारे बेसिक इन नेचर्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्लासिफाइड करा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, और उनकी जितनी भी अजम्पशंस हैं उनको भी हमने कवर करा। अब बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस की, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होती हैं जब वो किसी और एलिमेंट्स के साथ मिलती हैं तो किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस फॉर्म होती हैं। मेटल का हम रिएक्शन करवा रहे हैं एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कॉपर का हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसे केस में बनेगा कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक इन कलर का होगा। उसी के साथ साथ अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऐसे केस में बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको पता है मेटल तो एक है नहीं, मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, तो उसी के साथ साथ जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं विद एयर। जैसे देखिए सोडियम और पोटेशियम जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जब उनको रिएक्ट करवाया जाता है विद एयर। इसी वजह से उनको केरोसिन के ऑयल में डिप करके रखा जाता है, क्योंकि अगर हम उसको केरोसिन से आउट करके एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो इजीली क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। तो यह कि पोटेशियम और सोडियम को हम लोग डिप करके रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लिड की, तो इनको क्या किया जाता है, इनको ऑक्साइड्स के थिन लेयर से कवर किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन से कवर करने के लिए उनको एक ऑक्साइड्स की लेयर से कवर किया जाता है। अगर बात आयरन की तो देखिए आयरन जो होता है ना वो बर्न नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करोगे ना तो उसका सरफेस जो होता है ना वो थोड़ा सा मेल्टिंग हो जाता है, मतलब वीक हो जाता है, मेल्ट नहीं वीक हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आयरन है वो बर्न नहीं होगा लेकिन वो वीक हो जाएगा विद हीटिंग। उसी के साथ कॉपर की, तो देखिए कॉपर क्या होता है, कॉपर डज नॉट बर्न, यानी कि कॉपर भी बर्न नहीं होता, बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, लेकिन उसकी कोटिंग की जाती है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। आपने देखा होगा वायर्स वगैरह के ऊपर जो हमारे सिल्वर और गोल्ड होते हैं वो हमारे नॉन रिएक्टिव होते हैं विद एयर, यानी कि सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप एयर में फ्रीली रख दो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। एम्पोथर्मिक ऑक्साइड्स की, तो देखिए एम्पोथर्मिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्पोथर्मिक ऑक्साइड्स। यानी कि जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स और बेस के साथ तो ऐसे केस में वो सॉल्ट और वाटर को रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एम्पोथर्मिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल से समझे तो देखिए यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये जो 2 और ये 3 है ये हमारे एटम्स हैं। जब हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर किया था तो उसमें मैंने आपको बैलेंसिंग फिगर समझाई थी और एटम्स को किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो बताया था। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिन, तो देखिए क्या होगा जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया प्लस हमारा जो वाटर है वो रिलीज हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं की यानी कि मेटल्स के रिएक्शन की विद वाटर। देखिए अगर मेटल का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ तो ऐसे केस में मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है।
अगर हम मेटल्स का रिएक्ट करवा रहे हैं विद कोल्ड वाटर के साथ, तो ऐसे केस में सभी एलिमेंट्स पर रिएक्शन होगा एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। उसी के साथ साथ अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं स्टीम वाटर का, तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। करवाते हैं मेटल का सिंपल वाटर के साथ, सिंपल वाटर इन द सेंस यानी कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर होगा, तो ऐसे केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है एक्सेप्ट लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, तो बात कर लेते हैं अब रिएक्ट विद हॉट वाटर, यानी कि अगर हम गर्म वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो जो मैग्नीशियम होता है वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। बात करें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ना, वो फ्लर्ट करने लग जाते हैं जब हम उनका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, यानी कि पानी के साथ। तो क्या होता है, जब वो फ्लर्ट करते हैं तो वो एक स्टिक बबल्स को फ्लो करते हैं वाटर के अंदर। यहाँ पर से जैसे सोडियम प्लस हाइड्रो ऑक्साइड जो है, अगर हम उसका रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसे केस में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऐसे केस में हीट रिलीज होगी। तो ये रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स की, देखिए हमने पढ़ा था जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो क्या होगा अगर हम मेटल का रिएक्शन करवाएंगे एसिड्स के साथ, तो देखिए ऐसे केस में मेटल प्लस डिल्यूट एसिड्स यानी कि मेटल प्लस एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो ऐसे केस में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। पर सिल्वर एंड मर्क्यूरी डू नॉट रिएक्ट विद डिल एसिड्स, यानी कि कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन होता है जब हम मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं विद एन एसिड्स। एग्जाम्पल्स हैं, जिसे आयरन का रिएक्ट करवा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरीन के साथ, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स की, देखिए इसमें क्या होता है, जो मेटल्स होता है ना उसका हम रिएक्शन करवाते हैं विद अदर सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स के साथ। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो मेटल्स होती है ना वो डिस्प्लेस हो जाती है हमारी लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ। देखिए एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझे तो ये हमारा आयरन है, यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फर ऑक्साइड है। तो जब दोनों का हम रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ये आयरन है ना ये सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जब हम उनको रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर आ जाती है हमारी रिएक्टिव सीरीज, यानी कि जिन तरीकों से जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हम उनको उनकी कैटेगरीज में डिफाइन कर देते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होता है इन अ मेटल कैटेगरीज विच इज़ पोटेशियम, उसी प्रॉपर्टी की वजह से हम पोटेशियम को केरोसिन में डिप करके रखते हैं, क्योंकि अगर हम उसको ज़रा सा भी लूज छोड़ देंगे ना तो वो इजीली फायर को कैच कर लेगा। ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो होता है हमारा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है विच इज़ पोटेशियम, और जो सबसे कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है विच इज़ गोल्ड, यानी कि गोल्ड सबसे कम रिएक्ट करता है विद अदर एलिमेंट्स। बात कर लेते हैं हम रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स की, यानी कि क्या होगा अगर हम मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे विद नॉन मेटल्स के साथ। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि मेटल्स का रिएक्शन हो रहा था एयर के साथ, वाटर के साथ और एसिड्स के साथ। अब हम पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर हम मेटल का रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल्स के साथ। देखिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हमेशा ना अपनी शेल्स को कंप्लीट करते हैं, यानी कि जो उनकी लेफ्ट ओवर वैलेंसीज होती है या तो वो उनको गेन कर लेते हैं या तो वो उनको लॉस कर देते हैं। तो विद गेन और लॉस की वजह से वो अपने शेल्स को फुलफिल करते हैं। आपने क्लास 9th में चैप्टर 3 और 4 में शेल्स को कंप्लीट करना और वैलेंसेस निकालना सीखा होगा, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट होगी थोड़ी सी। देखिए जितने भी एटम्स ऑफ मेटल्स होते हैं, यानी कि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस होते हैं, यानी कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और वहीं पर जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने एटम्स को यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। यानी कि नॉन मेटल्स क्या करेंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और मेटल्स क्या करेंगे, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे।
जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझे सोडियम क्लोराइड, तो देखिए सोडियम में क्या होगा 281, सोडियम किस नंबर पे आता है हमारा, सोडियम आता है हमारा 11 नंबर पे। तो अगर हम इसके सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स को, तो पहले सेल में तो 2 आ जाएगा, सेकंड सेल में 8 आ जाएगा, और जो लास्ट का 1 बचेगा वो लेफ्ट ओवर है। तो ऐसे केस में देखिए होगा क्या, इस तरीके से होते हैं हमारे सेल। ये हो गया हमारा K, ये हो गया हमारा L, और ये हो गया हमारा M पे आते हैं। सोडियम आते हैं हमारे 11 नंबर पे, यानी कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर होंगे हमारे 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट जो शेल होता है उसके अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसके अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इस तरीके से हम 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, 3 4 5 6 7, और ये हो गए 8। अब लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, लास्ट में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यानी कि सोडियम की जो वैलेंसी हो गई वो 1 हो गई। अब लास्ट सेल में भी ना हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सोडियम है या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, या तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इन्हें अपने सेल कंप्लीट करने हैं। तो ये वाला सेल कंप्लीट करने के लिए तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स वो देगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए ना उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन्स देने में उसको कोई एनर्जी की नीड नहीं होगी। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन्स को वो दे देगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सोडियम है वो हमारा मेटल की कैटेगरीज में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि 7 लेने में उसको बहुत एनर्जी लगेगी, लेकिन अपने शेल्स को कंप्लीट करने के लिए 1 वो दे सकता है। तो यहाँ पर वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। अगर हम अपोजिट साइड में बात करें तो क्लोरीन में देखिए क्या होगा, क्लोरीन जो होता है वो हमारे 17 नंबर पे आता है। तो 17 का अगर हम शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऐसे केस में पहले शेल में हमारे 2 बनेंगे, क्योंकि पहले शेल में 2 आते हैं। सेकेंड शेल में क्या होगा, सेकेंड शेल में 8 आते हैं। थर्ड शेल में भी हमारे 8 आते हैं, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी जो है वो 7 आ रही है, मतलब लेफ्ट ओवर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ क्लोरीन के वो हमारे 7 है। तो यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे क्लोरीन के, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए क्लोरीन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए या तो 7 देने पड़ेंगे या तो 1 किसी से लेना पड़ेगा। तो एज यूजुअल 7 देने में उसको बहुत एनर्जी लगेगी और 1 लेने में उसको कम एनर्जी लगेगी। तो वो क्या करेगी, वो सोडियम के साथ शेयरिंग कर लेगी, मतलब सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन ले लेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, लॉस करा, और वहीं पर क्लोरीन ने क्या करा, उस लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन कर लिया। तो इजीली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, और वहीं जो नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ लॉस एंड gain is sodium chloride.